जैसे कि मान लीजिए इस पेन की कीमत है 50 रुपया, वास्तविक कीमत है 50 रुपया, लेकिन सरकार को लगा कि आवश्यक वस्तु है, गरीब बच्चे नहीं पढ़ पाएंगे, तो इसका दाम घटाकर सरकार ने किया 25 रुपीज। कंपनी को बोला कि आप जो है इसको 25 रुपीज में ही इसको बेचिए, ठीक है, और जो 25 रुपीज है वह मैं आपको पेड करूंगा अलग से। यानी जो 25 रुपीज सरकार पेड कर रही है वही क्या है, सब्सिडीज है। आसान है ना। हेलो गाइस, वेलकम टू एडुपंस। दोस्तों मैं हूं आर के सोनी और आज मैं आप लोगों को बजट पढ़ाने वाला हूं। बजट जो हाल ही में वित्त मंत्री ने पेश किया है 1 फरवरी 2021 को। दोस्तों बजट क्या है, इसको आप लोग पीडीएफ में डाउनलोड कीजिएगा तो 64 पेज का है, ठीक है। तो आप समझ नहीं पाइएगा कि एग्जाम पॉइंट के लिए क्या क्या महत्वपूर्ण है, क्या क्या आपके लिए महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इस बजट में सिर्फ 2 वीडियोस होंगे, एक में इसकी बेसिक जानकारी होंगे और एक में इस बार का बजट होगा। इस 2 वीडियो में मैं बजट को इस तरह पढ़ाऊंगा ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए। दोस्तों इस वीडियो में मैं सिर्फ बेसिक जानकारी बताऊंगा। यदि आप लोग इसको अच्छे से समझ गए तो आप इस बार के बजट को अपने आप भी पढ़कर समझ सकते हैं। और अगली वीडियो में मैं इस बार का बजट पढ़ाऊंगा, लेकिन यदि आप इसको अच्छे से नहीं समझ पाएंगे तो आपको परेशानी हो सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं, क्योंकि बजट बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। दोस्तों जो बजट है ना, यह संविधान में चर्चा नहीं है। बजट शब्द का यह एक फ्रेंच शब्द है। दोस्तों यह जो है ना एक फ्रेंच शब्द है, बौगेट, BOUGETTE, ठीक है, बौगेट से बना है, ठीक है, फ्रेंच शब्द है। इसका जो है ना चर्चा नहीं है हमारे संविधान में, ठीक है, हमारे अनुच्छेदों में चर्चा नहीं है इसके, लेकिन इसके स्थान पे चर्चा क्या है, वार्षिक वित्तीय विवरण का, ठीक है। अनुच्छेद 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण का चर्चा है। दोस्तों कहते हैं ना कि सरकार का क्या आय हुआ है और क्या व्यय हुआ है, इन सब चीजों को संविधान के अनुच्छेद 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के रूप में बताया गया है। और इसके साथ साथ वित्त विधेयक और विनियोग विधेयक को भी चर्चा किया गया है अनुच्छेद 265 और 114 में। लेकिन बजट शब्द क्या है, एक फ्रेंच शब्द है, बौगेट, उसी से बना है। दोस्तों आखिर ये सब क्या है देखिए दोस्तों, मान लीजिए कि हमारे देश में एक साल के अंतर्गत, पहले आप ये समझिए कि वित्तीय वर्ष क्या होता है। बहुत बच्चे नहीं जानते हैं कि वित्तीय वर्ष क्या होता है। दोस्तों देखिए 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक के समय को हम लोग बोलते हैं वित्तीय वर्ष। दोस्तों इसको बोलते हैं वित्तीय वर्ष। और जो बजट पेश होता है वह फरवरी के पहिलका कार्य दिवस के दिन आपको बजट पेश होगा, ठीक है। और इससे पहले जो है वित्त मंत्री जो है अपने वित्त मंत्रालय में हलवा आयोजन करती है। मतलब कि एक नियम है ना कि बजट को पेश करने से पहले ये लोग हलवा खाते हैं। हलवा आपने भी खाया होगा, अब कुछ भी हो सकता है हलवा, ठीक है ना। हाँ वही हलवा जो आप लोग समझ रहे हैं, जो लोग खाते हैं, ठीक है। मतलब कि एक मिठास के रूप में खाते हैं ये लोग वित्त मंत्रालय में। और उसके बाद फरवरी के पहले कार्य दिवस के दिन इसको पेश करते हैं। मान लीजिए कि 1 फरवरी को संडे पड़ रहा है तो उस दिन नहीं होगा, 2 फरवरी को होगा, ठीक है। कार्य दिवस यानी मंडे टू सैटरडे, यदि 1 फरवरी को मंडे टू सैटरडे के दिन में से एक है तो 1 फरवरी को पेश होगा, ठीक है ना। इतना समझ गए आप लोग। अब हम जानते हैं कि बजट जो है दोस्तों, पहला बजट कब पेश हुआ था, एग्जाम में पूछे जाते हैं पीटी में, ठीक है। दोस्तों पहला बजट जो है 1960 ईस्वी में पेश हुआ था। कौन पेश किया था, जेम्स विल्सन। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट जानकारियां है, 2 मिनट लगेंगे, इसको देख लीजिए एक बार। उसके बाद जो है स्वतंत्र भारत का पहला बजट किसने पेश किया था, सनमुखम चेट्टी, ठीक है ना। कब किया था, 26 नवंबर 1947 को। और फिर बात करते हैं गणतंत्र भारत का पहला बजट 28 फरवरी 1950 को जॉन मथाई ने पेश किया था। ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो अक्सर एग्जाम पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने यहां पे चर्चा कर दिया है। हमारे संविधान के अनुच्छेद 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण की चर्चा है। मतलब साल में क्या हो रहा है, क्या आय हो रहा है, क्या व्यय हो रहा है, ठीक है ना। इसी प्रकार अनुच्छेद 265 में ना वित्त विधेयक, वित्त से संबंधित बातों की चर्चा है।
ठीक है, हम बात करते हैं विनियोग विधेयक में। दोस्तों, विनियोग विधेयक में जो धन होता है ना, तो वह संसद की मंजूरी के बिना नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है ना। और हम देख रहे हैं यहाँ पे, मैंने यहाँ पे एक फॉर्मेट तैयार किया है बजट इस बार का, उसी को मैं देख रहा हूं एक बार कि इस बार के बजट में क्या क्या दिया गया है, ठीक है दोस्तों। हाँ, ये हो गया, आप लोग देख लीजिए ध्यान से पहले, इसके बाद अच्छा ठीक है, अच्छी बात है। हाँ दोस्तों, ठीक है ना, तो मैं कहा था इस बार का मैं हो गया ना। अब हम बात करते हैं दोस्तों, कुछ इंपॉर्टेंट फंड है, जैसे कि सरकार के पास जो है, जो भी पैसा होता है हमारी सरकार के पास, वह अलग अलग निधि यानी फंड में रखे जाते हैं। इसी में से 3 है, भारत की संचित निधि अनुच्छेद 266, लोक लेखा अनुच्छेद 266, दोनों एक ही में है, ठीक है ना। आकस्मिक निधि अनुच्छेद 267। दोस्तों, हाल ही में आप लोगों ने पीएम केयर फंड के बारे में सुना होगा। पीएम केयर फंड कोरोना के समय बहुत जो है इसका चर्चा रहा था। दोस्तों, पीएम केयर फंड का फुल फॉर्म अक्सर एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे पीएम केयर फंड का जो फुल फॉर्म है यहाँ पे लिख दिया है। तो दोस्तों, पीएम केयर का फुल फॉर्म होता है प्राइम मिनिस्टर सिटीजन असिस्टेंस एंड रिलीफ इन इमरजेंसी सिचुएशन। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, अक्सर एग्जाम में सवाल आ रहे हैं इससे, ठीक है ना, फुल फॉर्म से। प्राइम मिनिस्टर सिटीजन असिस्टेंस एंड रिलीफ इन इमरजेंसी सिचुएशन। दोस्तों, क्या है ना कि यहां पे सिटीजन के स्थान पे कोविड लिखा आ रहा है, कोविड एग्जाम में, और अक्सर बच्चे इसी को सही मार के आ रहे हैं, लेकिन ये गलत होगा। यहां पे क्या होगा, सिटीजन, प्राइम मिनिस्टर सिटीजन असिस्टेंस एंड रिलीफ इन इमरजेंसी फंड सॉरी सिचुएशन। ये हो गया बजट की कुछ प्रमुख बातें कि जो इस प्रकार से बजट होता नहीं है। बजट के बदले में हमारे संविधान में वार्षिक वित्तीय विवरण शब्द चर्चा है। बजट क्या है, एक फ्रेंच शब्द है, बॉगेट से बना है, ठीक है ना। ये हो गया। अब हम बात करेंगे इसके आगे। पहले इसको मिटा देते हैं, तो समझ गए आप लोग, आशा करता हूं समझ गए होंगे। चलिए, ये हो गया। अब मैं बात करूंगा आपके लिए, हाँ, बजट जो है किस प्रकार से पेश होते हैं, कितने चरण में पेश होते हैं, इन बातों को अब हम लोग चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों, आपको पता होगा कि एग्जाम में इसके सीक्वेंस से प्रश्न आते हैं कि बजट को किस चरण से किस चरण की ओर पेश करते हैं। तो सबसे पहले इसको देखते हैं कि कितने चरण में इसको पेश करते हैं। दोस्तों, बजट को हम लोग 6 चरणों में, बजट को दोस्तों हम लोग 6 चरणों में पेश करते हैं। इसको आप लोग ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि यहां से इसके सीक्वेंस से सवाल आते हैं, इसलिए मैं भी देख ले रहा हूं कहीं गड़बड़ ना हो जाए, क्योंकि सीक्वेंस से प्रश्न इसके आए हुए हैं। बजट के जो सीक्वेंस है, किस चरण में कितने चरण पेश होते हैं इसके, ठीक है। पहला क्या है, बजट का प्रस्तुतिकरण। इसके बाद होता है आम बहस, ठीक है। इसके बाद क्या है, विभागीय समितियों द्वारा बजट की जांच होती है, ठीक है। विभागीय समितियों द्वारा बजट की जांच। इसके बाद जो है दोस्तों, वह है आपका अनुदान मांगों पर मतदान, ठीक है। अनुदान जो राज्य मांगती है ना, उस पर वोट,
अनुदान मांगों पर वोट। ठीक है, इसके बाद आपका है, सॉरी, अनुदान मांगो वोट नहीं है, मतदान है, वही एक ही ना चीज हुआ, लेकिन आप सीक्वेंस मिला लीजिए, मैंने यहाँ पे तैयार किया हुआ है अपना, ठीक है, ताकि कहीं गलती ना हो जाए, क्योंकि इससे अक्सर क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है ना, एग्जाम में। इसके बाद दोस्तों विनियोग विधेयक जो है पारित होता है, और इसके बाद जो है ना वित्त विधेयक पारित होता है, ठीक है, वित्त विधेयक पारित होता है। ये 6 चरणों में आपका बजट पेश होता है, ठीक है ना। कब होता है? फरवरी के पहले कार्य दिवस के दिन, ठीक है ना, फरवरी महीना के प्रथम कार्य दिवस के दिन बजट पेश होता है। 6 चरणों में पेश होता है। सबसे पहले होता है बजट का प्रस्तुतिकरण, और उसके बाद आम बहस होता है। उसके बाद विभागीय समितियों द्वारा बजट की जांच होती है। इसके बाद अनुदान पर मांग पर मतदान होता है, और इसके बाद विनियोग विधेयक पारित होता है, और उसके बाद वित्त विधेयक पारित होता है। यहां से सवाल आते हैं, जानते हैं कैसे? इसका जो सीक्वेंस है, दे देगा कि बजट का प्रस्तुतिकरण, उसके बाद दे देगा कि अनुदानों पर मांग, ठीक है, फिर वित्त विधेयक पारित। लेकिन जो इसका सही है वह होगा बजट का प्रस्तुतिकरण, फिर आम बहस, विभागीय समितियों द्वारा बजट की जांच, अनुदान मांगों पर मतदान, विनियोग विधेयक पारित और वित्त विधेयक। इसको आप लोग रट जाइए, क्योंकि इससे प्रश्न दोस्तों आएंगे, मेरी यकीन मानिए, इससे क्वेश्चन आएंगे और आप इसको सॉल्व करके आएंगे। जेपीएससी का भी नोटिफिकेशन आने वाला है, ठीक है, और यूपी पीसीएस भी आने वाला है, और जो बीपीएससी का मेंस दे रहे हैं उनमें भी अपना ये कुछ डाल सकते हैं मेंस में। और इसका पीटी जो है सर्टिफिकेट का बीपीएससी जो सर्टिफिकेट का आपका नोटिफिकेशन दोस्तों जुलाई में आने वाला है, और अक्टूबर में इसकी एग्जाम होगी, ठीक है ना। इसलिए आप लोग अभी से ही लग जाइए, समय बहुत कम है, ठीक है ना दोस्तों। समय को देखते हुए आप लोग तैयारी में लग जाएं, क्योंकि सवाल ऐसे बनते हैं, बजट से क्वेश्चन तो आएंगे करंट अफेयर्स में। हाँ, इतना कुछ हो गया। मैं अब आपको बताऊंगा, जरा देख लेता हूं एक बार कि किस प्रकार से मैंने अपना बजट तैयार किया है। काफी इंटरेस्टिंग है। आप एक बार यदि इसको समझ जाएंगे तो अच्छी तरह से इसको समझने के बाद आप 5, 6, 7 साल तक तो नहीं भूलेंगे, मेरा वादा है। ऐसा नहीं है कि जिंदगी भर नहीं भूलेंगे, भूलना तो है ही आपको, लेकिन 5, 7 साल 10 साल जो है एग्जाम देने भर तक जितना दिन आप तैयारी कीजिएगा उतना दिन तो नहीं भूल पाइएगा। और यदि 4-5 बार रिवाइज कर लीजिएगा तो जिंदगी भर नहीं भूलिएगा, लेकिन रिवाइज कीजिएगा तब, ठीक है। अच्छी बात है। अब हम लोग दोस्तों इसके आगे देखते हैं, इसके आगे क्या इंपॉर्टेंट है आपके लिए। हाँ, आइए देखते हैं। और आप लोग एक बात समझ सकते हैं यहां पे कि एक होता है अंतरिम बजट, नाम आपने भी सुना होगा अंतरिम बजट का। आखिर ये अंतरिम बजट क्या होता है, यह आपको जानना आवश्यक है। आपने तो बजट जान लिया क्या होता है, लेकिन अंतरिम बजट क्या होता है? दिख रहा है ना दोस्तों आप लोग को? अंतरिम बजट यह क्या होता है दोस्तों? अक्सर जो है चुनाव होते रहते हैं, ठीक है, तो चुनाव के दौरान जो बजट पेश होता है ना, चुनाव के दौरान जो बजट पेश होता है उसी को बोलते हैं हम लोग अंतरिम बजट। चुनाव के वर्ष में जो बजट पेश होंगे उसको हम लोग अंतरिम बजट बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए कि मई में चुनाव है लोकसभा का,
तो फरवरी में हमको करना है अपना बजट पेश करना है, हर साल होती है बजट पेश। तो मैं क्या करूंगा कि अंतरिम बजट पेश करूंगा, मैं नहीं, सरकार क्या करती है ना कि अंतरिम बजट पेश करती है। अंतरिम बजट के बाद, सरकार बनने के बाद भी पूर्ण बजट पेश किया जाता है, ठीक है ना, इसको हम बजट बोलते हैं, पूर्ण बजट बोलते हैं। अंतरिम बजट के बाद जो है सरकार जिसकी बनेगी वह जो है पूर्ण बजट पेश करेगी, ठीक है ना। यानी एक साल में 2 बार बजट पेश होता है, ठीक है ना। कब? चुनाव के वर्षों में, 5 साल में 1 बार, ठीक है, कर सकते हैं। हाँ, ये हो गया अंतिम बजट तो हो गया आप लोग का। और मैं आपको क्या बता दूं, चुनाव के दौरान पेश होते हैं। और एक बात और दोस्तों, अंतरिम बजट में जो बड़े बड़े घोषणा होते हैं ना वो नहीं किए जाते, ठीक है, क्योंकि जब सरकार बनेगी तो पूर्ण बजट में बड़ी बड़ी योजनाओं को पेश किया जाता है। अंतरिम बजट में कम से कम मतलब कि छोटी छोटी योजनाओं को पेश किया जाता है, ठीक है, बड़े बड़े योजनाओं से बजट जाते हैं और सरकार बनने के बाद पूर्ण बजट में पेश किए जाते हैं। सवाल आते हैं ऐसे कि एक वर्ष में क्या 2 बार बजट पेश होते हैं? हाँ होते हैं। कब होते हैं? चुनाव के वर्ष में होते हैं, ठीक है। अंतिम बजट हो गया। अब मैं आपको कुछ सीक्वेंस समझाना चाहता हूं, उसको आप लोग एक बार देख लीजिएगा तो आपको अच्छा लगेगा। तो गाइस इसके आगे अब हम लोग शुरू करते हैं। दोस्तों देखिए, बजट जो होता है वह 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है राजस्व और एक होता है पूंजी। इसको इंग्लिश में बोलते हैं रेवेन्यू और इसको बोलते हैं कैपिटल, ठीक है। अब देखिए, हमने रेवेन्यू को 2 भागों में बांटा है, एक प्राप्ति और एक खर्च, रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर, ठीक है। प्राप्ति में होता है कर और एक होता है कर भिन्न। कर भिन्न मतलब होता है नॉन टैक्स और कर मतलब टैक्स, जानते ही हैं आप लोग। देखिए, कर होते हैं 2 प्रकार के, एक होते हैं प्रत्यक्ष कर और एक होते हैं अप्रत्यक्ष कर। प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत आय कर आता है और निगम कर आता है, आपको पता होगा। और अप्रत्यक्ष के अंतर्गत जीएसटी आते हैं, सीमा शुल्क आते हैं, उत्पाद कर आते हैं, ठीक है, ऐसे कर आते हैं, ठीक है दोस्तों। अब देखिए, अब हम बात करते हैं कर भिन्न, नॉन टैक्स क्या है। दोस्तों मैंने इसको इस तरह आप लोगों के लिए पेश किया हूं कि आप अच्छे से समझ जाएं बजट को, कि किस किस प्रकार के बजट आते हैं, किस किस रूप में आते हैं, क्या खर्च होती है, क्या प्राप्ति होती है। मैं इसको बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझाने वाला हूं। देखिए, फिलहाल हम बात करते हैं कर भिन्न के बारे में, नॉन टैक्स के बारे में। कर भिन्न क्या होते हैं? यहाँ पे लिखा है सेलिंग गुड्स एंड सर्विसेज। जैसे मान लीजिए कि आपने कोई कंपनी है, आपको कोई, ठीक है, बड़ा सा कंपनी है, तो आपने क्या किया, सरकार से बोला कि मुझे जो है सीआरपीएफ के जवान चाहिए अपने कंपनी की रक्षा के लिए, ठीक है, सुरक्षा के लिए। तो सरकार आपको क्या देगी? सीआरपीएफ जवान देगी। तो उस जवान को आपने तैनात किया अपने कंपनी के बाहर, तो आप सरकार को क्या करेंगे? पैसा देंगे, पेड करेंगे उसको। तो वह जो पैसा आप पेड करेंगे वह आएगा कर भिन्न के अंतर्गत, क्योंकि सरकार ने सेलिंग गुड्स एंड सर्विस, सरकार ने आपको सर्विस दी है और इसके बदले आपने जो पैसा दिया है उसको हम लोग कर भिन्न नॉन टैक्स के अंतर्गत रखेंगे, ठीक है। उसी प्रकार डिविडेंड होता है, प्रॉफिट होता है, कुछ लाभांश आए सरकार के पास, ठीक है, और उस लाभांश को भी हम लोग कर भिन्न में रखते हैं। उसी प्रकार इंटरेस्ट रिसिप्ट, मान लीजिए सरकार ने किसी देश को कर्ज दिया है या फिर किसी को कर्ज दिया है और उससे जो पैसे इंटरेस्ट आ रहे हैं, जो ब्याज आ रहा है, उस ब्याज को हम लोग कर भिन्न नॉन टैक्स के अंतर्गत रखते हैं। ये हो गया। आखिरी है ग्रांट रिसिप्ट। दोस्तों आपको पता होगा कि 42%, 42% सरकार जो है, केंद्र सरकार राज्यों को अनुदान देती है, ग्रांट देती है, और वही अनुदान जब वापसी होता है, ग्रांट रिसिप्ट होता है, तो उसको हम लोग कर भिन्न के अंतर्गत रखते हैं। अब देखिए, उसी प्रकार खर्च यानी एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर में आता है इंटरेस्ट पेड ऑन लोन्स। मान लीजिए कि आपने लोन लिया है, सरकार ने, आपने नहीं, सरकार ने लोन लिया है, ठीक है। उस लोन पे, इस देश से लोन लिया है, मान लीजिए विदेशी बैंक से लिया है, ठीक है, तो उस बैंक को, विदेश की बैंक को वह कुछ इंटरेस्ट पेड करेगा, ठीक है। तो वह जो इंटरेस्ट पेड करेगा वह राजस्व के खर्च के अंतर्गत आएगा। उसी प्रकार राज्यों को दिया जाने वाला अनुदान, मैंने आपको अभी बताया कि जो राज्य को अनुदान दिया जाता है उसको तो रखते हैं खर्च में, और जो उसकी वापसी होती है उसको कर भी नॉन टैक्स में रखते हैं। पता होना चाहिए आपको ध्यान से। राज्यों को जो अनुदान मिलती है 42% वह खर्च में आता है, और जब वापसी होता है उसकी तो वह जो है नॉन टैक्स के अंतर्गत आता है।
अब देखिए सब्सिडीज है, खर्च के अंतर्गत ही क्या है सब्सिडीज। मान लीजिए कि आपने गैस लिया, सिलेंडर लेना, सिलेंडर सरकार से, उसकी वास्तविक कीमत है 800 रुपए, सपोज दैट मान लीजिए। तो सरकार क्या किया कि उसको देखा कि यह इंपॉर्टेंट वस्तु है, आवश्यक वस्तु है, गरीब के पास नहीं पहुंच पा रहा है, तो उसको क्या किया सरकार ने कम दाम में पहुंचा दिया। जो कंपनी सिलेंडर बना रही है और एक्सपोर्ट कर रही है आम जनता के बीच, उससे डील किया कि आप जो है जनता को केवल 500 में दीजिए सिलेंडर, और जो 300 रुपए हैं वह हम आपको देंगे, ठीक है, सरकार देगी। तो उसी को बोलते हैं सब्सिडीज। और ये जो सब्सिडीज होता है यह रेवेन्यू के खर्च के अंतर्गत रखे जाते हैं। समझ गए दोस्तों? समझे नहीं समझे आप? सब्सिडीज क्या होती है? जैसे कि मान लीजिए इस पेन की कीमत है 50 रुपया, वास्तविक कीमत है 50 रुपया, लेकिन सरकार को लगा कि आवश्यक वस्तु है, गरीब बच्चे नहीं पढ़ पाएंगे, तो इसका दाम घटाकर सरकार ने किया 25 रुपीज। कंपनी को बोला कि आप जो है इसको 25 रुपीज में ही इसको बेचिए, ठीक है, और जो 25 रुपीज है वह मैं आपको पेड करूंगा अलग से। यानी जो 25 रुपीज सरकार पेड कर रही है वही क्या है, सब्सिडीज है। आसान है ना? चलिए आगे देखते हैं। उसी पर रक्षा पर खर्च, दोस्तों डिफेंस है, ऐसे एयरफोर्स है, आर्मी है, आईटीबीपी है, सीआरपीएफ है, ऐसे बहुत सारे बल है, ठीक है। तो इस पे जो डिफेंस पे जो खर्च होती है ना, उसको हम लोग भी खर्च के अंतर्गत ही रखते हैं। उसी प्रकार वेतन और पेंशन, जो वेतन मिलती है, ठीक है, पेंशन मिलती है, मान लीजिए कि आप जो है कोई अंकल हैं, दादे हैं, ठीक है, वो अपना नौकरी कर चुके हैं 60 साल, उसके बाद उनको पेंशन मिल रहा है। मान लीजिए कि 80,000 उनको मिल रहा था, उसका पेंशन मिलेगा 40,000, ठीक है, 40,000। तो वो जो 40,000 है वो सरकार का खर्च हो रहा है, ठीक है, फ्री में, तो उसको भी खर्च के अंतर्गत ही रखेंगे। अब हम बात करेंगे उसी प्रकार कैपिटल के बारे में। कैपिटल होते हैं दो प्रकार के, एक होता है प्राप्ति और एक होता है खर्च, ठीक है। प्राप्ति में भी दो प्रकार है, एक है कर्ज और एक है कर्ज नहीं, यानी डेप्ट एंड नॉन डेप्ट। समझ रहे दोस्तों आप लोग? देखिए कर्ज के अंतर्गत आंतरिक कर्ज आ जाएंगे और बाह्य कर्ज आ जाएंगे। यह प्राप्ति हो रही है। जैसे कि आंतरिक कर्ज का मतलब क्या हुआ, ऐसे आरबीआई से कुछ पैसा ले लिया, ठीक है, एसबीआई से पैसा ले लिया, कुछ बीमा कंपनी से कुछ पैसा ले ली सरकार। सरकार जो है आरबीआई से, एसबीआई से, किसी बीमा कंपनी से, म्यूचुअल फंड से पैसा ले रही है, कर्ज ले रही है, उसको बोलते हैं आंतरिक फंड। उसी प्रकार किसी विदेशी बैंक से, किसी विदेश देश से, ठीक है, कोई दूसरे देश से, अमेरिका से, इंग्लैंड से, फ्रांस से, जर्मनी से पैसे ले रही है, तो उसको बोलते हैं बाह्य कर्ज। इसको हम लोग कैपिटल की प्राप्ति के कर्ज के अंतर्गत रखते हैं। उसी प्रकार नॉन डेप्ट, मान लीजिए आपने किसी को लोन दिया है, उसकी वापसी हो रही है, तो उसको हम लोग प्राप्ति के अंतर्गत रखेंगे। उसी प्रकार कोई विनिवेश कर रहा है, डिसइन्वेस्टमेंट कर रहा है, तो उसको भी हम लोग कर्ज नहीं, नॉन डेप्ट के अंतर्गत ही रखेंगे। मैंने यहां पे लिखा है लोन नहीं, लोन वापसी, सॉरी दोस्तों, आपने किसी देश को लोन दिया, वह वापसी आ रहा है, तो उसको हम लोग नॉन डेप्ट में रखेंगे। लेकिन हाँ, एक बात इंपॉर्टेंट यह है कि इस मान लीजिए कि आपने किसी देश को 500 रुपया दिया एग्जाम्पल के तौर पे, तो वह उसका कुछ इंटरेस्ट देगी, ब्याज देगी। मान लीजिए कि 50 रुपीज ब्याज हुआ उसका, तो जो 500 वापसी किया 550 रुपए ब्याज के साथ, तो 500 जो रुपया है उसको रखेंगे कर्ज नहीं में, और जो 50 रुपीज है इंटरेस्ट ब्याज, उसको हम लोग रखेंगे करभीन के नॉन टैक्स में, ठीक है। मैंने क्या लिखा है, इंटरेस्ट रिसीव्ड, जो हमको ब्याज रिसीव होती है उसको हम लोग करभीन में रखते हैं, और जो मूल पैसा है मेरा उसको हम लोग डेप्ट नहीं, कर्ज नहीं में रखते हैं, ठीक है दोस्तों। अब देखिए उसी प्रकार खर्च, कैपिटल के अंतर्गत खर्च में क्या होता है, मान लीजिए कि आपने किसी देश को कर्ज दिया है, ठीक है, तो आपने कर्ज दिया है, तो क्या है, खर्च हो रही है, उसको इसमें रखेंगे। फिर है कैपिटल गुड्स एंड एसेट्स। कैपिटल गुड्स एंड एसेट्स का मतलब क्या होता है, कुछ मूल्यवान वस्तु खरीदे आपने, कुछ वस्तु खरीदे, जैसे कि मान लीजिए कि आप लोग लग्जरी कोई गाड़ी खरीद लिए, 4 व्हीलर, लैम्बोर्गिनी नाम सुने हैं ना, देखिए वो बोलने में नहीं आ रहा है, बड़ी महंगी गाड़ी है। मैंने कहीं पढ़ा था कि 3 करोड़ से इसका स्टार्ट होता है, ठीक है, 3 करोड़ से
लैम्बोर्गिनी का इसका शुरुआती प्राइस है, तो आप लोगों ने सुना होगा। तो उसको सरकार, कोई आम जनता खरीदता है, उसका भी जो है खर्च होता है, उसको हम लोग पूंजी के अंतर्गत खर्च में ही रखते हैं। तो दोस्तों, मैंने आपको एक बजट का पूरा मतलब स्वरूप बना दिया है, आप इसको अच्छे से समझ लीजिए, यही मेन चीज है। इसके बाद जब आप इस बार के बजट को देखिएगा तो आपको समझ में आएगा कि कर भिन्न क्या होता है, प्राप्ति कहां से प्राप्ति हो रही है, कहां खर्च हो रही है, ठीक है। इन सभी बातों को आप समझ पाएंगे। आशा करता हूं कि आपने इसको समझा होगा। इस चार्ट को जो मैंने बनाया हूं, बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने आपको समझाया है कि क्या प्राप्ति होती है, क्या खर्च होती है, ठीक है। कहीं भी समझ में ना आए, कुछ भी समझ में ना आए, छोटा सा छोटा चीज, जैसे कि आपको अनुदान समझ में नहीं आ रहा है, सब्सिडी समझ में नहीं आ रहा है, कुछ भी आपको समझ में नहीं आया तो आप कमेंट सेक्शन में बेहिचक पूछिएगा, मैं आपको जवाब देने के लिए ही रहूंगा, हमेशा तैयार रहूंगा। और आपको पूछना पड़ेगा यदि आपको समझ में ना आए तो, और समझ के तो अच्छी बात है, ठीक है। तो ये हो गया आपके बजट का कुछ महत्वपूर्ण बातें। अब हम कुछ महत्वपूर्ण घाटे, ठीक है, डेफिसिट के बारे में बात करेंगे। तो आप लोग डाल लीजिए हेडिंग, विभिन्न प्रकार के घाटे। क्या डालिएगा? विभिन्न प्रकार के घाटे। कुछ इंपॉर्टेंट घाटे होते हैं, जैसे कि फिस्कल डिफिसिट होते हैं, ठीक है, राजस्व घाटा होता है, प्रभावी राजस्व घाटा होता है, और होता है क्या, प्राथमिक घाटा होते हैं, राजकोषीय घाटा होते हैं, फिस्कल डिफिसिट, रेवेन्यू डिफिसिट। आखिर ये सब क्या है, ठीक है। इन सभी बातों को हम लोग भी समझना आवश्यक है, क्योंकि बजट में इन सब बातों को आप जब पढ़िएगा कि अरे भाई मैंने पढ़ा कि यहाँ पे प्रभावी राजस्व घाटा, राजकोषीय घाटा, आखिर मुझे समझ में नहीं आ रहा आखिर ये क्या है, तो मैं जब एक बार यहाँ पे समझा दूंगा, उसके बाद आप कहीं भी पेपर हो, अखबार हो, सॉरी अखबार से पेपर तो एक ही होता है, ठीक है, अखबार हो, न्यूज चैनल हो, बुक हो, आप कहीं भी यदि कहीं पढ़ें फिस्कल डिफिसिट, ठीक है, राजकोषीय घाटा, तो आपको बिल्कुल समझ में आएगा, 100% समझ में आएगा। तो चलिए अब हम बात करते हैं कुछ घाटे के बारे में। इतनी आसान तरीके से, इतनी आसान भाषा समझाऊंगा कि आप एक बार में समझेंगे और हमेशा याद रखेंगे। तो चलिए अब बात करते हैं विभिन्न प्रकार के घाटे, ठीक है। देखिए, सबसे पहला है आपका रेवेन्यू डिफिसिट, राजस्व घाटा। आप लोगों को दिख रहा है ना, यहां से दिख रहा होगा, ठीक है। देखिए, रेवेन्यू डिफिसिट मतलब क्या होता है दोस्तों? देखिए, यह जो प्राप्ति हो रही है सरकार की और यह जो खर्च हो रही है, इन दोनों का अंतर ही होता है प्राथमिक घाटा, सॉरी रेवेन्यू डिफिसिट, राजस्व घाटा, ठीक है। फिर से सुनिए आप, यह जो प्राप्ति हुई और खर्च हुई, इसी को बोलते हैं रेवेन्यू डिफिसिट। मान लीजिए कि सरकार को एक साल के अंतर्गत 100 रुपए की प्राप्ति हुई। कितनी? 100 रुपए की प्राप्ति हुई और 120 रुपए खर्च हो गए। माइनस कर देंगे 120 रुपया, कितना बचेगा? -20। यानी यही जो है ना, क्या है? रेवेन्यू डिफिसिट है, राजस्व घाटा है। अब हम बात करते हैं इफेक्टिव रेवेन्यू डिफिसिट, प्रभावी राजस्व घाटा। यह क्या होता है दोस्तों? मैंने आपको अभी बताया कि सरकार जो है राज्य को अनुदान देती है, तो उस अनुदान का राज्य क्या करते हैं? स्कूल बनवाएंगे, हॉस्पिटल बनवाएंगे, ठीक है, कुछ इमारतें बनवाएंगे, सरकारी इमारतें, कुछ विज्ञान केंद्र बनवाएंगे। तो इन सभी पर जो पैसा खर्च हो रहा है, ठीक है, ध्यान सुनिएगा, इन सब पर जो पैसा खर्च हो रहा है, इस पैसे को जब हम लोग प्रभावी सॉरी राजस्व घाटा में से घटा देंगे, तो जो बचेगा उसी को बोलते हैं हम लोग इफेक्टिव रेवेन्यू, ठीक है, प्रभावी राजस्व घाटा, ठीक है। यानी मान लीजिए कि ये तो हो गया आपका रेवेन्यू डिफिसिट -20। इसके बाद आपको यदि सरकार जो अनुदान दी, केंद्र सरकार राज्य को, उसमें कुछ आपने कुछ स्कूल, हॉस्पिटल बनवा लिया, ठीक है ना, कुछ इमारतें बनवा लिया, सरकारी इमारतें, तो जो पैसा खर्च हो गई उसको हम लोग इसमें से घटा देंगे। जैसे कि मान लीजिए कि इन सब चीजों में 5 रुपए खर्च हो गए, ठीक है, तो इसमें से घटा देंगे
और इसके बाद जो बचेगा उसी को हम लोग बोलेंगे प्रभावी राजस्व घाटा। राजस्व घाटे में से जो अनुदान दिए जा रहे हैं राज्य को, यदि उस पैसे से स्कूल, कॉलेज, सरकारी इमारतें कुछ भी मतलब ऐसे बनाते हैं चीज को, तो उस पैसे जो लागत हुआ बनाने में, उस पैसे को जब हम लोग राजस्व घाटे में से घटा देंगे, जो बचेगा उसी को बोलते हैं प्रभावी राजस्व घाटा। ठीक है, इफेक्टिव रेवेन्यू डिफिसिट। ठीक है ना। इसके बाद जो अगला घाटा है मैं बताता हूं क्या है। हाँ, इसके बाद है बजट घाटा। ये क्या होता है, ये भी आसान है, समझना आवश्यक है। बजट घाटा नाम तो सुना होगा आपने। ये क्या होता है भाई? देखिए, बजट घाटा में आप लोग बता रहा हूं, इस प्राप्ति को और इस प्राप्ति को जोड़ करके, इस खर्च को और इस खर्च को जोड़ करके घटाने के बाद जो आते हैं उसी को बोलते हैं बजट घाटा। सपोज दैट रेवेन्यू की प्राप्ति हुई 100 रुपया, कैपिटल की प्राप्ति हुई 100 रुपया, टोटल हो गए 200 रुपया, खर्च हुआ इसमें 120 और इसमें 130, हो गया 250 रुपया। ठीक है, यानी 200 और माइनस 250 करेंगे इस प्राप्ति को और इस प्राप्ति को जोड़कर, इस खर्च को और इस खर्च को जोड़कर घटा देंगे ना, तो जो बचेगा वही होगा बजट घाटा। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा कि बजट घाटा हमेशा शून्य होता है। क्या होता है? हमेशा शून्य होता है। ऐसा क्यों दोस्तों? देखिए, मैं आपको समझा रहा हूं। मैंने यहां पे क्या बताया कि सरकार कर्ज लेती है, बाह्य कर्ज लेती है, विदेश से कर्ज लेती है। ठीक है, अब इस 50 रुपए मैंने अभी क्या बताया कि 100 रुपए प्राप्ति ये, 100 प्राप्ति ये, और माइनस 250 रुपया एग्जाम्पल के तौर पे -50। तो आप सोच रहे हैं कि शून्य क्यों होगा, -50 होना चाहिए। अकॉर्डिंग टू माई एग्जाम्पल, मेरे उदाहरण के अनुसार -50 होना चाहिए। लेकिन दोस्तों, इस -50 को सरकार क्या करती है? बाह्य कर्ज ले लेती है। बाह्य कर्ज ले लेती है और इसी बाह्य कर्ज को हम लोग क्या बोलते हैं? राजकोषीय घाटा बोलते हैं। देख रहे हैं, सब एक दूसरे से इंटरलिंक है। एक बार समझ जाइए, जिंदगी भर याद रहेंगे। फिर से सुनिए, इस प्राप्ति को जोड़ देंगे, इस खर्च को जोड़ देंगे और इस दोनों प्राप्ति में से इन दोनों खर्च को घटा देंगे और जो बचेगा वही होगा आपका बजट घाटा। लेकिन बजट घाटा हमेशा शून्य होता है, क्योंकि सरकार क्या करती है? कर्ज ले लेती है बजट घाटा को शून्य करने के लिए। और जो कर्ज सरकार लेती है विदेशों से बजट घाटा को शून्य करने के लिए, उसी पैसा को, उसी कर्ज को हम लोग बोलते हैं क्या? राजकोषीय घाटा। ठीक है, समझ गए ना आप लोग? ध्यान से, राजकोषीय घाटा को इंग्लिश में बोलते हैं फिस्कल डिफिसिट। ठीक है, तो इतना हो गया। इसके बाद अब देखिए, मान लीजिए अभी जो है मोदी सरकार है, 2021 चल रहा है ना, 2021 अभी मोदी सरकार है, और 2014 में कौन थे? मनमोहन सरकार। देखिए, अब देखिए, ध्यान सुनिए ध्यान से। सपोज दैट यह जो पैसा ले रही है विदेश से, ये तो हर साल लेती रहती है शून्य करने के लिए बजट घाटा को। देखिए, अब मान लीजिए कि मनमोहन सरकार ने 2014 में विदेश से ले लिया है ऋण, कितना? 100 रुपए का। ठीक है, 100 रुपए का ऋण ले ली है। अब ध्यान सुनिएगा ध्यान से एक बार, 2014 में अब उसका ब्याज दिया जा रहा है, 2021 आ रहा है, उसका ब्याज दिया जा रहा है। समझा ध्यान से ना? उसका ब्याज दिया जा रहा है। और कौन लिया है? सरकार लिया है, मनमोहन सरकार। और देख कौन रहा है? मोदी सरकार। मान लीजिए 100 रुपए का ब्याज हो गया 10 रुपया, तो 10 रुपए हर साल दे रहा है। कौन? सरकार दे रहा है। ठीक है, जो भी उसके बाद आया। तो इस 10 रुपए को, यानी इस इंटरेस्ट को जब हम लोग राजकोषीय घाटा में से घटा देते हैं ना, तो उसी को बोलते हैं प्राथमिक घाटा। ठीक है ना? प्राइमरी डिफिसिट। समझे? नहीं समझे? फिर समझिए। देखिए, सबसे पहले मैंने क्या किया? इस प्राप्ति को जोड़ा, इस खर्च को जोड़ा और घटा दिया। ठीक है, जो बचा वही होगा बजट घाटा। सपोज दैट ये प्राप्ति 100, ये प्राप्ति 100, ये 120, ये 120, घटाने के बाद आ रहा है -50।
लेकिन सरकार ने बाह्य लोन ले लिया 50 रुपया, ठीक है। 50 रुपये लेने के बाद बजट खर्च शून्य हो गए, हमेशा शून्य होते हैं, ठीक है ना। तो इस बाह्य कर्ज को हम लोग बोलते हैं राजकोषीय घाटा, समझ गए। अब जो पिछली सरकार इसी प्रकार से बजट घाटा को शून्य करने के लिए जो पैसा लेती है और उस पर जो ब्याज हम लोग भरते हैं, जो इस बार की सरकार भर रही है, मनमोहन सरकार ने बजट घाटा को शून्य करने के लिए 100 रुपया विदेश से पैसा ले लिया, 100 रुपया, और उसका ब्याज 10 रुपया है, हर साल पेड हो रहा है। इसी 10 रुपए को जब हम लोग राजकोषीय घाटा में से घटा देते हैं, जो बचता है उसी को बोलते हैं हम लोग प्राथमिक घाटा, प्राइमरी डेफिसिट। आशा करता हूं कि अब समझ गए होंगे। सबसे पहले क्या था? राजस्व घाटा, उसके बाद क्या था? प्रभावी राजस्व घाटा, उसके बाद क्या था? बजट घाटा, उसके बाद क्या था? इसके बाद क्या था? राजकोषीय घाटा, और इसके बाद क्या था? इसके बाद था आपका प्राथमिक घाटा, ठीक है। इसके आगे क्या है? हाँ दोस्तों, आशा करता हूं कि आप जो है मेरी बातों को समझ पा रहे होंगे। कितना अच्छा मैं समझाया, ठीक है। देख रहे हैं आप एक बार कि क्या लिया, कैसे किया, ठीक है। तो यही आपका बेसिक चीज है। इस वीडियो में आपने बेसिक पढ़ लिया। अगली बार जो हम बजट का वीडियो लाएंगे, दूसरा वीडियो, तो उसमें मैं आप लोगों को इस बार के बजट के अनुसार जो समझाएंगे, तो आपको पता चलेगा कि क्या अंतर है। मतलब कि इस बार के जो आप लोग खुद से भी पढ़िएगा, देखिएगा बजट को, तो आप समझ जाइएगा, अरे अच्छा ये बजट घाटा है, ये राजकोषीय घाटा है, अच्छा। तो आपको ध्यान में आएगा, ठीक है, कि इसमें से इसको घटा देंगे तो राजकोषीय घाटा बन जाएगा, फिर ऐसे करेंगे तो ये घाटा बन जाएगा। जब कहीं पढ़िए पेपर में, तो आपके ध्यान में आएगा, अच्छा यानी ऐसे करेंगे तो प्राथमिक घाटा बन जाएगा, ऐसे करेंगे तो राजकोषीय घाटा बन जाएगा। इसीलिए ये बेसिक इंपॉर्टेंट बहुत आवश्यक है आप लोगों के लिए। ये समझ गए? हाँ, आशा करता हूं समझ गए होंगे, ठीक है। लेकिन एक घाटा और है, कुछ अलग है, उसका नाम है मौद्रिक घाटा, ठीक है। मॉनेटरी डिफिसिट, मौद्रिक घाटा, मॉनेटरी डिफिसिट। इसको भी आप थोड़ा सा समझ लीजिए प्लीज, थोड़ा सा 1 मिनट और लेंगे। देखिए मौद्रिक घाटा क्या होता है दोस्तों। राजकोषीय घाटा को मेंटेन करने के लिए, ध्यान सुनिएगा, राजकोषीय घाटा को मेंटेन करने के लिए सरकार नए नोट छपवाती है, सरकार नए नोट छपवाती है, और इसी को हम लोग बोलते हैं मौद्रिक घाटा। इससे क्या प्रभाव पड़ता है? महंगाई बढ़ जाती है, कर अधिक देने पड़ते हैं, ठीक है। इसका प्रभाव क्या है? महंगाई बढ़ जाएगी और कर अधिक देने पड़ेंगे, और इसी को बोलते हैं मौद्रिक घाटा, मॉनेटरी डिफिसिट। आशा करता हूं कि आप लोग ने सारे घाटा को समझ गए होंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में मैं लेकर आऊंगा इस बार का बजट, उसको पढ़ेंगे आप लोग। यदि इसको ध्यान में रहेगा तब आप एक बार में समझ जाएंगे, आपको कोई परेशानी नहीं होगी। तो चलिए चलते हैं अब हम लोग। जय हिंद, जय भारत। लेकिन अगला वीडियो आप लोग अवश्य देखिएगा, क्योंकि उस वीडियो में इस बार का बजट होगा, और इसको एक बार ध्यान से रिवाइज कर लीजिएगा, कॉपी पर उतार लीजिएगा, इस फिगर को आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। तो आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ही, ठीक है। तो ये हो गया आपका वीडियो। चलिए, थैंक यू, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।